वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की डोज नंबर 7 यानी टेस्ट नंबर 7 लेके आए हैं। इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी 50 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको शाम रोज 8 बजे की इस वीडियो में परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन। और इस वीडियो के इस सीरीज का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब पर। हम इस पे चर्चा करते हैं, तो जल्दी से मैं आशा करता हूँ सब आप घरों पे सुरक्षित, आनंदचित, मनचित और अध्ययनरत होंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हुए अध्ययनरत होंगे। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, आपको अध्ययन करना ही है। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है लगातार, निश्चित तौर पे बिना रुके अध्ययन करना। उसके सामने कुछ भी रुकावट आ जाए, वो एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। और सभी आप सभी में ये विद्यार्थी के गुण हैं। इसी के साथ हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं इसके वीडियो की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये जानते हो ना, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं और भारत रत्न भी मिल चुका है। तो मिसाइल अग्नि का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, लेकिन मिसाइल जो अग्नि है 5000, 2000, 2500 इस प्रकार उनकी क्षमता है, अलग अलग 4000, उसके निर्माता किसे कहा जाता है? रामनारायण अग्रवाल, शोपत अग्रवाल, मनीषा कुलश्रेष्ठ या सुरेश मिश्रा को? मिसाइल अग्नि का निर्माता किसे कहा जाता है? राम नारायण अग्रवाल को, जिन्हें 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो, एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न लेके आए हो आपके लिए। वे प्रथम पिता पुत्री जिन्हें निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार। और फिर अर्जुन, सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है और उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार। देखो, पिता और पुत्र डॉक्टर करणी सिंह को 1961 में और राजकुमारी राजेश्वरी को, इन दोनों को 1961 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला। तो दूसरे अर्जुन पुरस्कार विजेता पिता और पुत्री, देखो सहयोग कितना बड़ा, पिता और पुत्री को अर्जुन पुरस्कार एक साथ मिला। और यहाँ पे दूसरे ऐसे अर्जुन पुरस्कार पुत्र और पिता और पुत्री कौन थे? गायत्री देवी, मान सिंह, भुवनेश्वरी कुमारी, महाराव भीम सिंह, महाराजा सुरजन सिंह, इंद्र कुमारी या महाराजा गंगा सिंह महारानी मीणा दे। क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वरी कुमारी और महाराव भीम सिंह। भुवनेश्वरी कुमारी और महाराव भीम सिंह, इन्हें इनको 1969 में मिला था और भीम सिंह को 1971 में मिला था। ये दूसरे हैं जिन्हें पिता पुत्री है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला, कोटा स्वर्ण निर्मित पगड़ी को मुकुट कहते हैं। कोटा में, कोटा के अंदर जो स्वर्ण निर्मित पगड़ी है उसको मुकुट कहा जाता है। तो जरी निर्मित पगड़ी को क्या कहा जाएंगे? कोटा हस्तशिल्प क्षेत्र में स्वर्ण निर्मित पगड़ी को मुकुट कहा जाता है, तो जरी निर्मित पगड़ी को क्या कहेंगे? जरीना, बांसुरी, रमना या मदिल। देखिए, कला संस्कृति हस्तकला के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मदिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदिल। अगला, देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर भाप जोधपुर में है। तो राज्य को लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर कौन सा है? देश का पहला। अब कोयला आपको पता है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और गिर, ये पीट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कोयला आधारित राजस्थान में पहला बिजली घर भाप जोधपुर में बना था। तो राजस्थान में लिग्नाइट आधारित बिजली घर, क्योंकि राजस्थान में कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट निकलता है। लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर कौन सा था? गिरल बाड़मेर, बड़ला जोधपुर, अमर सागर जैसलमेर या देवगढ़ राजसमंद में? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? गिरल बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है। एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। अगला, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान अभिनव योजना के तहत नारगढ़ में स्थापित किया गया। और नारगढ़ कहाँ पे? जयपुर में। तो दूसरा जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला जैविक उद्यान अभिनव योजना चली थी, उसके तहत नारगढ़ जयपुर को सबसे पहले घोषित किया गया था। दूसरा जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? माचियस परिपारक जोधपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सुंदा माता जालोर, केवला देव भरतपुर। सही जवाब आपको देना है। जल्दी से कमेंट करो। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। अगर जो विद्यार्थी सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार मैंने एग्जाम इसमें बता दिया। सही जवाब सज्जनगढ़ उदयपुर, दूसरा माचियस पारिका है, और सॉरी जैविक उद्यान है। और पहला कौन सा हो गया? नारगढ़ घोषित किया गया स्थापित। पहला सज्जनगढ़ हुआ था वैसे, लेकिन दूसरा मानते हैं। और तीसरा माचियस पारिका जोधपुर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अगला, देश में लोक अदालतों की स्थापना हेतु प्रथम स्थायी लोक अदालत पीएन भगती की अध्यक्षता में 1885 में दिल्ली में स्थापित की गई। तो राज्य की प्रथम स्थायी लोक अदालत सन 2000 में कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में लोक अदालतों की स्थापना हेतु स्थायी लोक अदालत पीएन भगवती, बहुत बार आता है पीएन भगवती की अध्यक्षता में 1885 में दिल्ली में स्थापित की गई। लेकिन राजस्थान की प्रथम लोक अदालत सन 2000 में कहाँ स्थापित की गई? तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे और कुछ का अच्छा अध्ययन है, कुछ अच्छी स्टैंडिंग लिए हुए हैं राजस्थान जीके की, तो उन्हें पता होगा। लेकिन कुछ नए विद्यार्थी हैं, जैसे अभी बीएसटीसी बीटेट के जो विद्यार्थी हैं या वनपाल वनरक्षक के विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खास है। दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिला के दे रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ तीन चार क्वेश्चन, बस आप इनको एक काम किया करो, देखो लिखा करो इनको साथ साथ में। पीडीएफ तो आती है, पीडीएफ में उत्तर नहीं आते, इनको साथ साथ में आप लिखा करो। लाइव देखते हो या बाद में, एक बार लाइव देखने के बाद दोबारा देखने के बाद इनको लिखोगे ना, तो दोबारा रिपीट करोगे तो आपको तैयार हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन तैयार किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया, तो देखो मैं स्पेशल आपको रजिस्टर में लिख रहा हूँ, स्पेशल रजिस्टर में लिख रहा हूँ। देखो, हालांकि मेरे याद है, फिर भी मैं रजिस्टर में लिख के फिर आपको टाइप करके देता हूँ। तो मेरे देखो कितनी बार, एक बार मैंने प्रश्न देखे, फिर मैंने लिखे, फिर मैंने टाइप किया, फिर मैं यहाँ पे वीडियो पे बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो, और एक बार फिर पीडीएफ देखूंगा तो कितने क्वेश्चन मेरे से तैयार हो जाएंगे। आप भी ऐसे किया करो, खूब टाइम है, इन प्रश्नों को आप लिखा करो ताकि बढ़िया तरीके से एक बार दिमाग में आ जाए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर टाइम बहुत बर्बाद होता है लिखने में। भाई साहब, जिंदगी तो बर्बाद होती है, जिंदगी तो नौकरी लग जाओगे तो भी चलेगी, न लगोगे तो भी चलेगी, जिंदगी तो जानी ही जानी है, आयु तो घटनी घटनी है। लेकिन कोशिश ये करो लिखने की, लिखोगे तो मन मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, ये हमेशा याद रखना। उत्तर हो जाएगा कोटा। उत्तर क्या हो जाएगा? कोटा। राजपूतों द्वारा मारवाड़ी व मेवाड़ी के मिश्रण से निर्मित बोली जाने वाली बोली रागड़ी है। राजपूताना में मारवाड़ी और मेवाड़ी के मिश्रण से जो भाषा बनी वो रागड़ी। तो वह बोली जिसमें ए और ओ ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। ए और औ यानी ओ ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ पर जिस बोली का प्रयोग हुआ है जिसे मारवाड़ की उप बोली भी कहते हैं, कौन सी? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। राजपूतों द्वारा मारवाड़ी और मेवाड़ी के मिश्रण से बोली जाने वाली रागड़ी है, यानी मेवाड़ी और मारवाड़ी और मेवाड़ी को कुंडी में घोट दिया और रगड़ दिया। क्या कर दिया? रगड़ दिया, तो रागड़ी बन गई। अब वह कौन सी बोली है जिसमें ए और औ, क्या ए ऐ ओ औ, औ ध्वनि का प्रयोग प्रयोग होता है, और वो चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ के 9वीं मंजिल, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बोली का प्रयोग किया, और मारवाड़ की उपबोली भी कहते हैं उसको, कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने, गंधारी, हाड़ौती, गोड़वाड़ी या मेवाड़ी, कौन सी हो जाएगी? सही जवाब देना है। उत्तर हो जाएगा मेवाड़ी। कुंभा की भाषा कौन सी थी? मेवाड़ी। मेवाड़ वाले मेवाड़ी बोलते थे, और ये वास्तव रूप से मारवाड़ की उपबोली भी इसको कहा जाता है। मुख्यमंत्रियों में मोहनलाल सुखाड़िया को, एक मिनट आपको मैं सही बता देता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जिलों की नगरी उदयपुर और जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं, तो बावड़ियों का नगर कहलाता है। जिलों की नगरी उदयपुर, जल महलों की नगरी डीग, तो बावड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, बीएसटीसी पीटेट वन रक्षक के जो विद्यार्थी हैं, यानी कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? बावड़ियों का नगर बूंदी को कहते हैं, स्टेप ऑफ वेल्स बूंदी। शिक्षा नगरी नालंदा, औद्योगिक नगर कोटा, राजस्थान का नागपुर, झालावाड़, पूर्व का पेरिस, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर। सर टॉमस्रो ने 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से मुलाकात अजमेर स्थित अकबर के किले में की थी। सर टॉमस्रो जानते हो, जो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात करता है अजमेर के अंदर जो किला बना हुआ है उसको, जो अकबर, जिसको अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला और मैगजीन का किला कहते हैं। क्यों कहते हैं मैगजीन का किला? मैगजीन का किला इस दुर्ग को क्यों कहते हैं? अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण, हल्दी घाटी की योजना बनी या इस कारण, नींव दादू दयाल ने रखी इस कारण, या उपयुक्त सभी? सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैगजीन का किला जिसको अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना। अब एक क्वेश्चन में कितने हो गए? हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहाँ बनी थी, दादू दयाल ने यहाँ इसकी नींव रखी थी, और इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता जो गायक व कवि भी थे, सीधा पता है रामदेव जी है, अर्जुन के वंशज, कृष्ण के अवतार और विष्णु के अवतार साथ में। तो किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है?
एकमात्र लोक देवता जो गायक व कवि थे। तो किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है? सही जवाब हड़बू जी को कहा जाता है। हड़बू जी जिनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था और इनका मुख्य पूजा स्थल है वो बेंगटी फालोदी में है और वहां इनका सियार है। राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित विजय स्तंभ में, राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में यानी सारंगपुर का युद्ध 1437 में महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था, उस जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाया था जो 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां है और 36 करोड़ देवी देवताओं की चित्र है। इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विश्व कोश कहा जाता है। यह उपनाम देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? सुना है ना आपने, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विश्व कोश या भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर कहते हैं विजय स्तंभ को, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किस विद्वान ने कहा? डॉक्टर गाटज ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने या फर्ग्यूसन ने? कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, बेहद खास है आपके लिए। कमेंट में सारे विद्यार्थी जवाब दोगे जितने भी है, और लगातार जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 9 बजे की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज फिर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पॉलिटिकल का बहुत खास वीडियो मिलने वाला है, तो सब एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा। सही जवाब डॉक्टर गाडेच ने ये बात की थी और कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र रावतभाटा कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। हमारे राजस्थान में एकमात्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर परमाणु विद्युत गृह है, जिसके किसके सहयोग से चल रहा है? कनाडा के सहयोग से चल रहा है। लेकिन बात है राजस्थान का, वहां यूरेनियम की आपूर्ति कहां से करवाई जाती है? क्योंकि परमाणु चाहिए तो यूरेनियम और थोरियम चाहिए, ज्यादातर यूरेनियम की आपूर्ति। तो यहाँ यूरेनियम की आपूर्ति कहां से करवाई जाती है? कनाडा से, अमेरिका से, जापान से या फ्रांस से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से यूरेनियम उत्पादित किया जा रहा है, ध्यान रखना, फ्रांस से मंगाया जाता है। भरतपुर का प्रसिद्ध मंदिर जो हिंदू राज्य कर्मचारियों के वेतन से धर्म खाते में जमा राशि बनाया गया गंगा मंदिर है। देखो भरतपुर में गंगा मंदिर है ना, जो हिंदू कर्मचारी जितने भी लगे हुए उनके वेतन से काटकर और धर्म खाते में लगाई गई जमा राशि से बनाया गया। और भरतपुर की वह प्रसिद्ध मस्जिद जो मुस्लिम राज्य कर्मचारियों के वेतन से कटी धर्म खाते में जमा राशि से बनाया गया। देखो हिंदुओं की जो वेतन से गंगा मंदिर बना और मुसलमानों के वेतन से कौन सी मस्जिद बनी? जामा मस्जिद बनी थी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट अंग्रेजी में पलास के पेड़ का नाम है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की आग, अंग्रेजी में पलास के पेड़ का उपनाम है। तो स्थानीय भाषा में पलास के पेड़ को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में पलास के पेड़ को क्या कहते हैं? बबुल, केसूला, बासमती या फोफला? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जंगल की ज्वाला पलास। स्थानीय भाषा में पलास को क्या कहते हैं? केसूला कहते हैं। क्या? केसूला। नागा व विहंग शाखा का संबंध दादू पंथ से है। नागा व विहंग 5 उपशाखा थी दादू पंथ की। तो काला व बाला के नाम से कौन से प्रसिद्ध लोक देवता है? जिन्होंने काला और बाला का उद्धार किया था वो कौन से लोक देवता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी। क्या जवाब दोगे आप? अभी जवाब दोगे, शानदार। और मेरा लोक देवता का इतना बढ़िया वीडियो आपको बताया रोज सुबह 7 बजे की करंट में भी। और देखो मैंने आज सारी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी, 8 बजे वाली क्लास वाली और 9 बजे वाली, लेकिन उत्तर नहीं लगाए क्योंकि वो आपके लिए एक सिंपल पीडीएफ है। उत्तर कब लगाने हैं? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद में अपने आप लगा के देखो, फिर कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लो। अब सीधे मैं पीडीएफ में उत्तर लगा के देखूंगा तो 5 मिनट में पढ़ दोगे, 5 मिनट में पढ़ो और कहानी खत्म, एक भी याद नहीं रहेगा। तो जो कोई दुखी होता है होते रहो, उसको देखना है वो देखो, लेकिन पीडीएफ में उत्तर नहीं होंगे। क्यों? पहले वीडियो देखो, फिर पीडीएफ को करके देखो, दोबारा सोल्व सोल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो दोबारा वीडियो देखो। वो है पढ़ने का मजा। सीधा पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, रट लगा दी, पीडीएफ दे दो। जैसे छोटा बच्चा कहता है ना, वो दे दो, ये खिलौना दे दो, ये बॉल दे दो, रोटी दे दो, ठीक है, वो सिस्टम आपने कर रखा है। लेकिन वास्तविकता पढ़ने का ये तरीका थोड़ी है, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ 5 मिनट में पढ़ दोगे, फिर क्या करोगे? एक ही समझ में नहीं आएगा। और यहाँ वीडियो में देखो क्या बात है। काला व बाला के देवता है तेजाजी, सांपों व नागों के देवता भी तेजाजी है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव के का मेला लगता है रुणेचेरा धनी राम सा पीर गोगा जी, सांपों के देवता। उद्यानों का शहर राजगढ़ अलवर को कहते हैं। बाग बगीचों का शहर वेर भरतपुर को कहते हैं। तो राजस्थान में बना जापानी ढंग से एकमात्र उद्यान कौन सा? देखो उद्यानों का शहर राजगढ़ अलवर, बाग बगीचों का शहर वेर भरतपुर।
तो राजस्थान में बना जापानी ढंग से एकमात्र उद्यान कौन सा है? रॉक गार्डन, राजौरी गार्डन, फूल गार्डन या चंबल गार्डन? इसका जवाब हो जाएगा चंबल गार्डन। अगला क्वेश्चन देखिए, नागदा शिलालेख में संयुक्त परिवार प्रथा और बहुविवाह का वर्णन है। यानी नागदा शिलालेख जो उदयपुर में है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा की और एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, बहुविवाह यानी एक से अधिक ज्यादा विवाह कर सकते हैं का वर्णन है। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्तियों में स्त्रियों के आभूषणों का उल्लेख है, यानी स्त्रियां जो आभूषण धारण करती है उसका उल्लेख है। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति ये भी नागदा उदयपुर में है। लेकिन वह शिलालेख कौन सा है जिसमें मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया है? किस शिलालेख में मंदिर में स्त्रियां नहीं जा सकती, उन्हें प्रवेश पर रोक लगाई गई है, वह कौन सा शिलालेख है? पटियाला शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख या चित्तौड़ का शिलालेख? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़ का शिलालेख। कितना इंपॉर्टेंट है देखो। राजस्थान की आकृति वाला जिला टोंक है। कौन सा? टोंक जिला है। राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। धनुषाकार दौसा है। म्यूराकार जोधपुर है। घोड़े की नाल की आकृति वाला चित्तौड़गढ़ है। 7 भुजाओं की आकृति वाला जैसलमेर है। त्रिभुजाकार आकृति वाला अजमेर है। कटोरे नुमा आकृति वाला सीकर है। तो कटोरे नुमा आकृति वाला दुर्ग कौन सा? कितने क्वेश्चन आपके हो गए? कटोरे नुमा आकृति वाला दुर्ग मांडलगढ़, रणथंभौर, कुचामन या बटनेर? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला दुर्ग जिसकी आकृति कटोरे नुमा है। मुसलमान रामसा पीर बाबा रामदेव को कहते हैं ना। जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो कलहन पीर किसे कहते हैं जो विष्णु का अवतार व कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी माना जाता है? कलहन पीर किसे कहते हैं जो विष्णु का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी माना जाता है? अजमेर स्थित तेजा जी को, असिंध स्थित देवनारायण जी को, डिग्गी स्थित कल्याण जी को या उपयुक्त सभी? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा डिग्गी स्थित कल्याण जी को कलहन पीर कहते हैं और विष्णु का अवतार और कुष्ठ रोग के निवारक। वैसे विष्णु के अवतार देवनारायण जी भी है, लेकिन ये कलहन पीर नाम आ गया और कुष्ठ रोग निवारक देवता आ गया, तो डिग्गी स्थित कल्याण जी। दक्षिणी अफ्रीका के बाद चूरू का अमरपुर गांव जो एशिया का पहला और दुनिया के मानचित्र पर दूसरा वर्ल्ड मॉडल मिलीनियम विलेज बनने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के बाद यानी दक्षिण अफ्रीका में है चूरू का अमरपुरा गांव जो एशिया का पहला और दुनिया के मानचित्र पर दूसरा वर्ल्ड मॉडल मिलीनियम विलेज बनने जा रहा है, जो राजस्थान का पहला बनने जा रहा है। तो राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर स्थापित कहाँ किया जा रहा है? नारायणा जयपुर, पुष्कर अजमेर, नया गांव जयपुर वगैरह। देखो नए क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत खास क्वेश्चन है ये। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार इन क्वेश्चनों को सुना होगा, लेकिन फिर भी देखो एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पुष्कर अजमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। गुड़ला नृत्य मारवाड़ में गणगौर के समय डांग नृत्य, देखो गुड़ला नृत्य मारवाड़ में होता है गणगौर के समय। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर होता है। बागड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर महिलाएं केसों में यानी बालों में फूल लगाकर कौन सा नृत्य करती है? जो बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर महिलाएं बालों के अंदर फूल लगाकर कौन सा नृत्य करती है? व्यंजन नृत्य, गौर नृत्य, घूमर नृत्य या पनिहारी नृत्य? बहुत ही खास, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आदिवासियों द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो व्यंजन नृत्य कहलाता है। दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। दूल्हे को जब गालियां निकाली जाती है तो दुपट्टा गीत सालियां गाती है, हालांकि उनको हंसी मजाक करने के लिए। पीपली गीत रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। पीपली रेगिस्तानी जैसे जैसलमेर, बाड़मेर जो इधर क्षेत्र में। तो बारात को देखते समय स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जब बारात आती है, आपको पता है ना, बारात दूर से ही क्या है, आजकल तो नाच गाने डीजे वगैरह होते हैं, वही नाचने लग जाते हैं और वहीं से नाचते नाचते घर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगाते हैं। तो फिर से क्या होते हैं, महिलाएं जो जाती है ना, स्त्रियां गीत गाती जाती है और उनके मन में उत्साहित होती है कि जो वर राजा वर वर होता है यानी बीन राजा कैसा होगा। सबके लड़ाई तो है, देखिए बीन कैसा होता है कि हमारी बहना है या हमारी सहेली है, उसका बीन कैसे बना है, उसका वर कैसे बना है, उसको देखने के लिए स्त्रियां जाती है, लड़कियां तो जाती है। तो बारात को देखते समय घर के पास जब आ जाती है तो स्त्रियां कौन सा गीत गाती है? जलोल लाल गीत गाती है। कौन सा? जलोल लाल। उत्तरी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का दुर्ग, राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर है तो दक्षिण का द्वार कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का दुर्ग, तो भट किवाड़ भी कहते हैं इसको। हालांकि उत्तरी सीमा का प्रहरी के बाद भटनेर दुर्ग भी आ जाता है, लेकिन दोनों को कहते हैं क्योंकि उत्तर भट किवाड़ भी इसको कहते हैं, तो इसका आ जाएगा। राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर है और सिंह द्वार अलवर है,
तो दक्षिण का द्वार कहलाता है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले इधर से प्रवेश करेंगे तो कौन सा जिला आएगा? बांसवाड़ा आएगा। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। केसर ए हिंद कवि श्यामल दास को कहते हैं। कवि श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता है ये। शेर ए हिंद जयनारायण व्यास को कहते हैं। तो शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, गोकुल वर्मा को कहा जाता है। और राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को। हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। सूरजमल जाट भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में जाट का आधिपत्य। संत दादू की साहित्यिक रचना धुनाड़ी भाषा में है या सदुकड़ी भाषा में है। चरणदासी और लालदासी संप्रदाय की रचना मेवाती भाषा में है। सूर्यमल मिश्रण की रचना हड़ौती भाषा में है। तो राजस्थान की मानक भाषा जो क्षेत्रफल और बोलने वालों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखती है। कितने इंपॉर्टेंट है? दादू की साहित्यिक भाषा ढूंढाड़ी में, लालदासी और चरणदासी मेवाती में, सूर्यमल मिश्रण की हड़ौती में। और मैं स्पेशल भाषा और बोलियों का वीडियो दे चुका हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से दिया है, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लगातार विद्यार्थी जुड़ा हुआ है ना, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और राजस्थान जी के इस कोरोना काल में इतना रगड़ा दूंगा मैं, यानी मेवाड़ी और मारवाड़ी के सहयोग से जो रागड़ी बनती है ना, वो पूरा रगड़ा दूंगा मैं। एक भी वीडियो, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। बस शर्त है आप लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम लगातार बने रहें। क्योंकि जब वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं और आपका सहयोग खत्म हो जाता है, तो हमारा बनाने का मन भी खत्म है हो जाता है। तो वो बोली कौन सी है? मारवाड़ी, राजस्थान की मानक भाषा और सबसे ज्यादा बोली बोलने वाली है। मारवाड़ की अजरक प्रिंट में नीले रंग व लाल रंग की दिखता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, पहले तो यही बन गया। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की। अब उसमें रंग की कौन सी दिखता है? नीले और लाल रंग की। बाड़मेर की जो मलीर प्रिंट है, मलीर प्रिंट भी बाड़मेर की है, उसमें कथई व काले रंग की दिखता है। बीकानेर की उस्ता कला में कूपियों पर सोने चांदी से कलात्मक चित्रण किया जाता है। तो जोधपुर की वह कला जिसमें पानी के बर्तन जिंक से निर्मित होते हैं, पानी के बर्तन जिंक से निर्मित होते हैं, क्या कहते हैं? बादला कला। बादला, ये बहुत बार आता है। बादला क्या है? जोधपुर में पानी के बर्तन जो से निर्मित होते हैं, जिंक निर्मित पानी के बर्तन, पेपर में आता है सीधा। सरसों का प्रदेश राजस्थान को कहा जाता है। तो सोयाबीन का प्रदेश किसे कहा जाता है? सरसों का प्रदेश राजस्थान को कहते हैं। तो सोयाबीन का। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से जवाब दे दो। तो वीडियो बनाते बनाते गला सूख जाता है, तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस गर्मी में सबसे ज्यादा पानी पियो, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है पानी। उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। और राजस्थान में सोया पूछे तो सोया प्रदेश है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। और सरसों पूछे राजस्थान में 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे ज्यादा अलवर भरतपुर के अंदर हुई है। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। तो गरीब की रोटी किसे कहते हैं? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। तो गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल। सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वार को गरीब की रोटी कहते हैं। और गरीब के बादाम किसको कहते हैं? बेर को कहते हैं। बेर होते हैं ना, बेर। भूस्थल विस्तार को रोकने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और मैं सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में भी इस क्वेश्चन पे चर्चा कर चुका हूँ। भूस्थल विस्तार को रोकने के लिए 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया। पेपर में आ जाएगा सीधा ही। 16 जिलों में ही वृक्षारोपण हेतु अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया। और 12 जिलों में सूखे के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सूखा आशंकित क्षेत्र कब प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट है। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75 में 16 जिलों में, मरु विकास कार्यक्रम 1978 में 16 जिलों में, तो 12 जिलों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1974-75 में किया गया। ये सीधा याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा हो सकता है किसी भी प्रकार से। कितने? 1974-75 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत समाज में। सती प्रथा का सबसे ज्यादा राजपूत समाज में था। कुल देवियों की सर्वाधिक मान्यता चारण समाज में। कुल देवियां सबसे ज्यादा पूजी जाती है चारण समाज में। तो एकमात्र वह देवी कौन सी है जो बिना पति के सती हुई? एकमात्र देवी कौन सी है जो बिना पति के सती हुई थी? सती माता झुंझुनू, घेवर माता राजसमंद, नारायणी माता अलवर, या सकंबरी माता जयपुर। तो सही जवाब घेवर माता राजसमंद का इनका यहाँ मंदिर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बालेश्वर जोधपुर में है। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील उदयपुर में है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र स्थापित किया।
इतना इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बालेश्वर जोधपुर में है। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील उदयपुर में है। और सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठे पानी में बनाने का संयंत्र हालेरी चूरू में स्थापित किया गया है। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान सा। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज के हाथों घोरी की पराजय हुई। 1291 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर असफल आक्रमण। 1391 में महाराणा राज सिंह द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। ये सॉरी, यहाँ पे 1691 में, 1692 के अंदर है ये, 1672 है, ठीक है। महाराणा राज सिंह श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करते हैं 1672। 1391 में आक्रांता तैमूर लंका भारत पर आक्रमण, तो अनुच्छेद 91 का संबंध है। अब इसने 1398 में आक्रमण किया था, ध्यान रखना, ठीक है, किताब के अंदर थी कोई। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो अनुच्छेद 91 का संबंध किसी है? अनुच्छेद 91 का। अध्यक्ष के कर्तव्यों का कार्यपालन, सभापति के कर्तव्यों का कार्यपालन, राष्ट्रपति की शक्तियां या आंग्ल भारतीयों का चयन। उत्तर हो जाएगा जो राज्यसभा का सभापति है उसके कर्तव्यों का पालन। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में घायल राणा प्रताप के लिए, यानी महाराणा प्रताप के लिए जो काम झाला मन्ना मान सिंह ने किया, वही काम 1527 में खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा के लिए किसने किया? इसका जवाब देखते हैं कितने विद्यार्थी दे। देखो, हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप और चेतक घायल हो गए थे ना, तो उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम झाला मन्ना मान सिंह ने किया था। उसी प्रकार जब राणा सांगा घायल हुआ तो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किसने किया था? मालदेव ने किया था। वो नहीं है यहाँ, तो महाराणा प्रताप की छत्र छाया जो राणा पुंजा संभालते हैं वो नहीं, राणा राणा विद्या संभालते हैं वो नहीं है, ये अलग है। मान सिंह जो बाहर लेके गए थे, सुरक्षित लेके गए थे, उनकी बात करें, उधर मालदेव लेके गया था। राजस्थान के नगेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक नीदरलैंड में न्यायाधीश रह चुके हैं। लेकिन राजस्थान के वे राजनेता जो पेरिस में भारत के प्रथम राष्ट्रदूत बने थे, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रदूत यानी राजदूत बने थे, वो कौन है? स्वयं मान सिंह द्वितीय थे। अब यहाँ याद रखना, नगेंद्र सिंह एकमात्र रह चुके हैं, लेकिन ये डूंगरपुर से संबंध है, लेकिन अब वर्तमान में जोधपुर के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखना है आपको। अमरशाही पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है, तो पंचरंगी पगड़ी व सतरंगी लहरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? अमरशाही पगड़ी अगर उदयपुर की प्रसिद्ध है, तो पंचरंगी पगड़ी और सतरंगी लहरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पंचरंगी पगड़ी और सतरंगी तो जयपुर के प्रसिद्ध है। हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि वीडियो पर्सन बहुत ज्यादा लंबे कह रहे हैं। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जयसिंह ने की थी, जबकि इसे गेरुआ रंग से यानी गुलाबी रंग से रंगवाया राम सिंह द्वितीय के काल में। इसका रंग गेरुआ होने के बावजूद सबसे पहले इसे गुलाबी नगरी किसने कहा? देखो, रंग तो था गेरुआ, लेकिन कोई अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा वाओ पिंक सिटी। उसने क्या कहा? वाओ पिंक सिटी। तो वहां से हमारा नाम क्या हो गया? हम पिंक सिटी का मतलब है गुलाबी नगरी। किसने कहा? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, और प्रिंस अल्बर्ट ने सर्वप्रथम इसको पिंक सिटी कहा। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी, एक शासक था चंगेज खां। 1327 में मोहम्मद तुगलक द्वारा देवगिरी दौलताबाद में राजधानी परिवर्तित की गई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई। तो अनुच्छेद 127 का सब एक साथ क्वेश्चन। 17 जयपुर की स्थापना हुई तो 127 अनुच्छेद 127 का संबंध है। तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। और सीधा 27 पूछे क्या होता है? 27 7 और 20, 27 देवरी के मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर स्थित। काली हांडी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सुना होगा आपने, एक दो विद्यार्थियों ने सुना होगा, बाकी बहुत कम इस प्रकार के क्वेश्चन। काली हांडी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? काली हांडी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। उत्तर आ जाएगा 12। सहरिया जनजाति के कारण काली हांडी कहते हैं इसको, सहरिया जनजाति के कारण काली हांडी कहा जाता है इसे। अगला मरु केसरी दुर्गादास है, तो जयपुर रियासत के दुर्गादास किसको कहते हैं? मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। तो जयपुर रियासत के दुर्गादास किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, इसे कहा जाता है श्याम सिंह को। ये श्याम सिंह है, खंगारोत के सेनानायक, पंचेवर टोंक के हैं।
चेवर टोंक के रहने वाले अंगारात जाति है उसके सेना नायक। 1857 की क्रांति में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। पूरे कोटा शहर में घुमाया था मेजर बर्टन। ये मैंने 1857 की क्रांति में वीडियो में बता दिया, लगभग वीडियो दे दिए मैंने सारे। तो आउवा के किले पर किस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर लटकाई गई थी? उत्तर हो जाएगा इसका, गर्दन काटकर किसकी लटकाई गई थी? उत्तर हो जाएगा मैक मोशन की, जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और चेलावास का युद्ध हुआ था, काले गोरों का युद्ध, 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में इसकी गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दी थी। राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ केवल तिराहे हैं, चौराहे नहीं, कितना चौराहे में पग ना आ जाए वो चौराहे, ऐसा जिला जहाँ पे तिराहे हैं, चौराया है नहीं। हेलो झालावाड़, उत्तर हो जाएगा झालावाड़ में। देखो पग कोनिया, चौराहे में किंगा पग कोनिया, जादू टोना वही कोनी, यानी तिराहे है, चौराहे है नहीं। देखो क्या क्वेश्चन। मेवाड़ शैली में कंदम वृक्ष का महत्व है, जयपुर शैली में पीपल वृक्ष का महत्व है, किशनगढ़ शैली में केले का सर्वाधिक चित्रण हुआ। देखो अलग अलग चित्र शैली ना, एक दिन में चित्र शैली का वीडियो बनाऊंगा। कंदम वृक्ष का महत्व है मेवाड़ शैली में। जयपुर शैली में चित्र सबसे ज्यादा पीपल के वृक्ष के बने हैं। किशनगढ़ शैली में केले का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। तो खजूर का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? खजूर का, बीकानेर में खजूर का सबसे ज्यादा हुआ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई पता है। बिसलदेव रासो के लेखक है नरपति नाल है, ये भी पता है। कुमार रासो के लेखक दलपत विजय है। राम रासो के लेखक माधवदास है। राणा रासो के लेखक दयाराम है। विजयपाल रासो के लेखक नल सिंह है। तो बुद्धि रासो के ये नल सिंह, ये ध्यान रखना, RS 2017 के प्री में प्रश्न आए। विजयपाल रासो के लेखक नल सिंह। तो बुद्धि रासो के लेखक कौन है? बुद्धि रासो के लेखक है जान कवि, याद रखना। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया है, किस विद्वान ने इस जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना है? राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया है, कहाँ रहती है? बारह में रहती है। किस विद्वान ने इस जनजाति को भीलों का एक ही परिवार माना है, यानी भीलों के साथ मिलते जुलते बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। लगा लो स्टार, आज 9 बजे की क्लास में यही वीडियो मिलेगा। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, पूरी पूरी एकदम, कौन सा अनुच्छेद, कब स्थापना हुई, कौन कौन से आयुक्त रहे, सबकी चर्चा आज 9 बजे की क्लास में होने वाली है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमेशा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? मंदिरों का टॉपिक दे दिया मैंने। देश का दूसरा वृंदावन, पहला तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन है ही, और भारत का पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसे किसको कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को दबाना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हमारा नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। उसकी इनकी PDF लिंक, नए क्वेश्चन, कोई भी सूचना, वहां सब आपको प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तैयार रहिए 9 बजे की क्लास के लिए।